और संजीव जी, मैं मानता हूं कि भारत में जो ये पार्टियां हैं, जिनको आप ब्राह्मणवादी कहते हैं, मैं इनको हिंदू अपर कास्ट पार्टीज कहता हूं। और जिसमें सभी सभी तरह के लोग हैं। लेकिन ये हिंदू अपर कास्ट के भी इंटरेस्ट को ईमानदारी से नहीं सर्व करते। क्योंकि मेरा ये कहना है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी या सत्ता में जो लोग भी हैं, या जो भी संरचना हमारी है समाज के सत्ता चलाने वालों की, अगर उनका लक्ष्य वाकई डेमोक्रेसी है, तो उनको जो अपर कास्ट हिंदू है उसके अंदर भी मनुष्यता और विराट मानवता का जो मूल्य है उसको इंजेक्ट करना होगा। और वो ये तो तभी आप लक्षित है इंजेक्ट कर पाएंगे जब जी। जब गैर बराबरी को कम करें और उनको मानवीय बनाएं कि भैया हमको समता चाहिए, हमको बराबरी चाहिए, हमारे संविधान के प्रियम्बुल ने ये कहा है। तो लोग अच्छे बनेंगे। लोग अगर बुरे आपको दिखाई देते हैं आज, ओबीसी में भी बुरे अगर दिखते हैं या अपर कास्ट में भी दिखते हैं, तो उसकी मूल वजह क्या है कि हमारे यहाँ समानता नहीं है, हमारे यहाँ विषमता इतनी ज्यादा है। यूरोप संवैधानिक के उन मूल्यों देशों, संवैधानिक मूल्यों को तो सर इंजेक्ट करने की कोई रुचि पॉलिटिकल पार्टियों में कमी रही। किसी में नहीं है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूं कि किसी भी दुनिया में कहीं भी अगर कोई खूबसूरत समाज है, तो यकीनन वो समाज विषमता वहां पर कम है। चाहे वो सो कॉल्ड बुर्जुआ डेमोक्रेसी वाले हों या वो प्रोलेटेरियन डिक्टेटरशिप वाले कंट्रीज हों। अब उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, हमारे बहुत सारे मार्क्सिस्ट लोग जो हैं या क्रांतिकारी लेफ्टिस्ट जो हैं, वो कहेंगे कि बुर्जुआ डेमोक्रेसी इज नॉट डेमोक्रेसी। बट मैं नहीं मानता। मेरा मानना है कि आप यूरोप के बहुत सारे ऐसे मुल्कों में जाइए, ठीक है कि उनकी इंटरनेशनल या फॉरेन पॉलिसी बहुत गड़बड़ है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने समाज में एक लेवल की जो समता कायम की है काफी हद तक। वो वाकई एक खूबसूरत डेमोक्रेसी है। डेनमार्क है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रिया है, स्वीडन है, या तमाम ऐसे देश हैं। तो मेरा ये कहना है कि भारत या डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं, या जैसे क्यूबा है, क्यूबा एक वामपंथी पार्टी चलाती है, लेकिन वहां अद्भुत समानता का माहौल है। और वहां वहां मानव मूल्य कितने स्ट्रांग है, आप कल्पना कीजिए। तो मेरा यह कहना है कि अगर भारत जैसे मुल्क को या बांग्लादेश जैसे मुल्क को, पाकिस्तान जैसे मुल्क को सचमुच अपनी डेमोक्रेसी को खड़ा करना है, क्योंकि मैं नहीं मानता कि डेमोक्रेसी हमारे यहाँ खड़ी है। हमको लगता है कि डेमोक्रेसी कागज में कैद है। तो कागज में कैद डेमोक्रेसी को अगर आप बाहर निकालते हैं और उसको खड़ा करते हैं, तो आपको फिर प्रियम्बुल की तरफ जाना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन के, और उसमें समता को, डेमोक्रेसी को, इंडिपेंडेंस को और फ्रेटर्निटी को, यानी सद्भाव को खड़ा करना पड़ेगा। सद्भाव कैसे आएगा? सद्भाव तभी आएगा जब समाजों, जातियों और धार्मिक जो संबद्धताएं हैं, उन सभी समुदायों के बीच में घृणा खत्म हो, कटुता खत्म हो, ईर्ष्या खत्म हो। और ये नहीं हो पा रहा है इंडिया में। दैट इज द बिग प्रॉब्लम। सर बाबा साहब संविधान को लागू होते वक्त कह भी रहे थे कि हम पॉलिटिकली तो और स्टेट के तौर पे तो हमने समानता कर दिया, तय कर दिया सब स्टेट के सामने, लेकिन सामाजिक रूप से जो विषमता है वो काफी गहरी है और जब तक ये दूर नहीं होगी तब तक और इस फिर ये संविधान का भी वो महत्व नहीं रह जाएगा। तो कही रहे थे। खैर, हम लोग बिहार के इम्पैक्ट फैक्टर पे आएंगे, जातीय जनगणना पे, और खासकर 2024 के प्रसंग में आएंगे भी। लेकिन उसके पहले बार बार वामपंथियों की चर्चा हो रही है, तो वामपंथी पार्टियों की भी थोड़ी सी बात कर लें। हम लोगों ने कांग्रेस और उसकी बात की। आजकल सर मैं एक माई साहब, बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी ने जो किताब लिखी है, उनकी बायोग्राफी जैसी, ऑटोबायोग्राफी उनकी अपनी और बाबा साहब की बायोग्राफी जैसी, तो उसमें बार बार एक प्रसंग आता है और वो स्पष्ट लिखती हैं कि सारस्वत ब्राह्मण डांगे की रुचि थी 1952 का चुनाव हरवाने में। स्पष्ट लिखते हैं और कई बार लिखती हैं। वो खुद भी सारस्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई थी और उस समय जब उन्होंने शादी की थी बाबा साहब से, तो तमाम अखबारों में किसी ने अलग तरीके से लिखा, किसी ने स्वागत किया कि स्वर्ग का को इनकार करके ब्राह्मण, सारस्वत ब्राह्मण परिवार की लड़की ने एक अछूत मिनिस्टर से शादी की। इस तरह के उस भी समय न्यूयॉर्क, लफ्ज याद नहीं, शब्द यूज हुआ था। ये जी टर्म जी, इजाद ये नहीं बड़ा है। अच्छा था। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का था शायद कि स्वर्ग को नकार करके भी, यानी जो पंडे और पुरोहित, तो एक बातचीत थी। लेकिन उस समय डांगे की जो भूमिका पे बात हो रही है, इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टियां 70 साल से रही है, लेकिन उनकी भी गंभीरता इस मामले में नहीं दिखाई पड़ती है। सर देखिए, आपका कोई? आपने जो सवाल उठाया, मैं इसको
दबी जुबान से नहीं बल्कि बहुत खुली जुबान से मैं कहता रहा हूं, और पिछले जहां तक मुझे याद है लगभग 25 साल से 30 साल से मैं कह रहा हूं। और कुछ एक लिखे भी हैं हमने लेख, और कुछ बहुत विस्तृत तो नहीं लेकिन छिटफुट मैंने टिप्पणियां भी लिखी हैं इस बारे में। मेरा मानना है कि आज भी भारत में जो वामपंथी विचारधारा से संबद्ध लोग हैं वो सबसे पढ़े लिखे, सबसे समझदार और ईमानदार भी हैं बड़े पैमाने पर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबकी बात मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर। लेकिन इसके बावजूद पूरे उत्तर भारत में और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में वामपंथ जो एक जमाने में आज से तो खैर बहुत बेहतर था, बहुत भले स्ट्रांग न रहा हो, लेकिन वो खत्म हो गया। आप देखिए, आप ईस्ट में देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा, वहां पे सरकार हुआ करती थी, बंगाल में सरकार हुआ करती थी, वहां आज स्थिति क्या है। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश जहां से मैं आता हूं, कई ऐसे जिले हैं जहां कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी अनडिवाइडेड पार्टी के एमपी चुनाव जीता करते थे नेहरू एरा में। नेहरू एरा में हमारे जिले में और हमारे पड़ोस के आजमगढ़ जिले में। लेकिन वो आज स्थिति नहीं है, जमानत जब्त हो रही है। तो हमारा कहना है कि गंभीर आत्ममंथन हमारे भारत के वामपंथियों ने किया ही नहीं कि आखिर एक क्यों स्थिति पैदा हुई। और वो टेक्टिकल लाइन, स्ट्रेटेजिकल लाइन, आइडियोलॉजिकल लाइन, इस पर बात करते रहे, लेकिन जमीनी सच क्या है इस पर बहुत कम ध्यान गया। तो आपका सवाल बहुत वाजिब है, और खासकर डॉक्टर अंबेडकर के कॉन्टेक्स्ट में जो आपने कहा, और डांगे साहब की का जो जिक्र किया, और आप तो किताब को कोट कर रहे हैं, कौन इसको झुठला सकता है, और वो भी उनकी पत्नी ने लिखी है वो किताब। लेकिन ये बात सच है, और इसको कई जगहों पर लिखा गया है कि कम्युनिस्ट पार्टी की उस समय की लीडरशिप में जो महाराष्ट्र से आए हुए बहुत सारे नेता थे, उनके अंदर ये समस्या थी, और यहां तक कि हिंदी आर्टलैंड में भी समस्या थी। मैं बल्कि जो इसकी वजह ये रही होगी कि एम.एन. रॉय को जो शायद लेनिन ने कहा था कि जो भारत की परिस्थिति है उसके हिसाब से स्ट्रेटजी तय होनी चाहिए पार्टियों की, वामपंथ, तो उस तरफ चीजें नहीं हो पाई। खैर, हमारे और पास आज देखिए एक बात मैं जरूर जोड़ूंगा कि आज भी भारत में अगर वामपंथी जमे हुए हैं और बड़ी ताकत के साथ जमे हुए हैं तो वो केरल है। और केरल में क्यों जमे हुए हैं, इसकी एक बड़ी वजह है कि वहां पर जो पूरी की पूरी कम्युनिस्ट पार्टी है, और कम्युनिस्ट पार्टी का जो जनाधार है, और जो एक राजनीतिक जो एक ताकत है, वो सामाजिक सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि से इमर्ज किया है। एक बार मैं अरुंधति राय की मां, जिनका पिछले दिनों निधन हो गया, मेरी राय, उनका इंटरव्यू कर रहा था, ये बहुत पुरानी बात है। तो उन्होंने कहा एक बात, अच्छा वो कम्युनिस्ट नहीं थी, वामपंथी नहीं थी, लिबरल थी और अलग ढंग की थी, कई बार मार्क्सिस्टों के खिलाफ भी बोलती उन्होंने थी। महिला अधिकार, अपने प्रॉपर्टी राइट्स की लड़ाई लड़ी, महिला अधिकार की लड़ाई लड़ी, और एजुकेशन के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया। बट कोई ये नहीं कह सकता कि वो मार्क्सिस्ट थी, लेकिन उन्होंने मार्क्सिस्टों की थोड़ी आलोचना की और इसके बाद भूरी भूरी प्रशंसा की। तो मैंने कहा प्रशंसा किस बात की कर रही हैं आप, तो उन्होंने गिनाया कि एजुकेशन के क्षेत्र में एजुकेशनल रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म को आगे बढ़ाने में इस पार्टी ने काफी काम किया है। और हमारे यहां 3 शक्तियों ने काम किया है, उन्होंने नाम लिया। एक तो पुराने राजे रजवाड़े हमारे, उसमें कई ऐसे थे जो प्रगतिशील थे, उन्होंने एजुकेशनल रिफॉर्म किया था, उन्होंने सोशल रिफॉर्म को आगे बढ़ाया था, जो अयंकली साहब और नारायण गुरु के समय से चला आ रहा था, उसको रोका नहीं, उसको उन्होंने प्रश्रय दिया, कई जगह फेलोशिप वगैरह शुरू करवाई उत्पीड़ित समाज के लोगों के लिए। और दूसरी बात उन्होंने कही कि लैंड रिफॉर्म्स जो था, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स, दोनों का काम जो वामपंथी ने किया, वामपंथी पार्टियों ने, इसकी वजह से केरल एक सुंदर राज्य बन सका। और केरल आज भी दुनिया के पैमाने पर माना जाता है कि भारत का सबसे विकसित राज्य है, सबसे सुंदर राज्य है। हालांकि कल ही बात कर रहे थे केरल के प्रसंग में, और खास करके अडूर गोपाल कृष्णन का जो स्टेटमेंट आया है जातिवादी, उस प्रसंग में, तो इधर कई सारी खबरें, कई सारी घटनाएं ऐसी आई हैं जिसमें जातिवाद और मिसोजिनी का एक तत्व जो है, सबसे पढ़े लिखे, उसको लेकर हम लोग आश्चर्यचकित भी रहे। और एक तथ्य आया इन दिनों बागेश्वर धाम वाले प्रसंग में और श्याम मानव का इंटरव्यू करते हुए, कि महाराष्ट्र में तो अंधविश्वास के खिलाफ कानून लागू हो गया, और 2 राज्यों ने, सबसे पहले बिहार में हुआ था ब्लैक मैजिक के खिलाफ राबड़ी देवी के शासनकाल में,
लेकिन केरल में 2-2 बार ड्राफ्ट बनने के बाद वो लागू नहीं हो सका। उसकी वजह आप समझ सकते हैं वहां, यानी मामला सिर्फ हिंदू मत का नहीं है, क्रिश्चियनिटी का भी प्रसंग आता है। खैर, ये बहुत सारी बातें हैं जो लंबी चली जाएंगी, हमें तो आज जाति जनगणना पे केंद्रित रहना है। तो अब हम लोग बिहार के प्रसंग में आते हैं। ये तमाम पृष्ठभूमि में जाति जनगणना की घोषणा नीतीश कुमार ने की, लालू प्रसाद जी, और एक इनिशिएटिव था। एक दौर में दोनों दलों में होड़ मचा हुआ था, एक सत्ता दल का दल था, एक विपक्ष का दल था, जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल, दोनों ने मिलकर के डेलीगेशन दिया। बाद में उसी एनडीए की सरकार के दौरान ही सर्वसम्मति से जाति जनगणना का प्रस्ताव भी पारित हुआ। अभी बिहार में बीजेपी काफी अलग अलग तरह से पोजीशन, अलग अलग नेता उसके ले रहे हैं। लेकिन सर, बिहार के में जो नीतीश कुमार के द्वारा ये जो किया जा रहा जातीय जनगणना है, उसका पॉलिटिकल वैल्यू नेशनल लेवल पे क्या होने वाला है? इसके पहले कर्नाटक उसमें हो चुका है, एक बात। दूसरी बात कि जो मुद्दा रहित अभी भी दिखाई पड़ रहा है 2024, क्या जातीय जनगणना एक मुद्दा भी सेट कर पाएगा? देखिए, सबसे अच्छा होता, मैं एक नागरिक के रूप में और एक पत्रकार के रूप में मानता हूं कि सबसे बेहतर होता कि एनडीए सरकार ने, जो मौजूदा एनडीए सरकार है मोदी जी की, उसने जो 2018 में वादा किया था देश से कि वो जाति जनगणना कराएगी राष्ट्रीय स्तर पर, तो वो 2021 की जो जनगणना है जो लंबित है, उस जब भी वो कराए, मुझे लगता है कि 23 में जो कराना चाहिए था, कम 22 और 23, मालूम है मुझे मालूम है, लेकिन मैं कहता हूं कि 22 और 23 में जिस जनगणना को उन्हें कंप्लीट कर लेना चाहिए था, क्योंकि कोरोना खत्म हो गया था, तो इसमें ही जाति जनगणना हो जानी चाहिए थी। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, या आप तो खैर जानते हैं, पत्रकार हैं, आपके श्रोताओं और दर्शकों के लिए बताऊं कि 18 में जिस सरकार ने वादा किया कि वो जाति जनगणना कराएगी, वो 2022 में साफ मुंह कर गई, पार्लियामेंट में बोल गई कि हम नहीं कराएंगे और ये उचित नहीं है, ठीक नहीं है। तो ये बड़ा ही गलत है, बहुत ही असंवैधानिक है और जनता से किए गए वादे से मुकरना है। तो जो काम राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए था, वो मजबूरी में बिहार में हो रहा है, और मैं समझता हूं कि उसको, चूंकि सुप्रीम कोर्ट से लेकर और हर जगह माना जा चुका है कि वो वैध है, सही है, तो मैं मानता हूं कि एक पत्रकार के रूप में कि उससे जो भी आंकड़े निकलेंगे, उसका एक जबरदस्त इंप्लीकेशन होगा। आपको हर लेवल पर उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से चीजें तय की जा सकेंगी, और योजना निर्धारण में उसका बड़ा महत्व होगा, जहां तक मैं समझता हूं। एक तो ये, दूसरी बात, अभी जो है नागरिक निकायों में और स्थानीय निकायों में जो चुनावों को लेकर आंकड़े मांगे जा रहे थे, तो आंकड़े रेडीमेड हो गए। यस, बहुत जरूरी उससे भी। अच्छा, एक और बात कि देखिए, दूसरे स्टेट्स पर भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे कर्नाटक, आपने नाम लिया कर्नाटक का, कि बिहार का ये जो मॉडल है, खासकर जिस तरह से जनगणना कराई जा रही है, और इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने वालों का मजाक एक तरह से उड़ाते हुए कहा कि तो ये पब्लिसिटी ये वो है। हाँ, तो ये मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और एक अच्छा कदम है, बशर्ते कि इसको अच्छे ढंग से, सुचारू रूप से इसको बढ़िया से कराएं, वहां की कराए सरकार, और अच्छे प्रोफेशनल्स को जुटाए। बीच में एक विवाद चल रहा था कि शिक्षकों को लेने से ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मुझे लगता है इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए सरकार को, और इसमें बिना विलंब किए, कुछ भी ग्राउंड पे नहीं रुका है, सब चीजें चल रही हैं। बिल्कुल एक बिल्कुल, तो नोटिफिकेशन विलंब आया नहीं करना चाहिए था, उसको लेकर बात हो रही थी जी। ग्राउंड पे जी। सर मैं तो सूचना अब, दूं आपको कि चीजें और 2024 के इलेक्शन से पहले मैं समझता हूं कि देश में अगर ये जनगणना का एक मॉडल खड़ा हो गया, तो इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, और राजनीतिक दलों के बीच, आम समाज के बीच में इसका ये जो डिस्कोर्स है वो जाएगा कि आखिर सरकार क्यों मुकर रही थी जनगणना कराने से। तो एक बहस छिड़ेगी कि जो जनसंख्या के आधार पर, जैसे जो आपने कहा कि 15%, 10% जो रिजर्वेशन है 15% वालों को, तो उसी आधार पर यह भी छिड़ेगा कि जब हम 52 हैं तो हमें 27.5 क्यों, या हम इतने हैं तो हमें 15 क्यों, हमें 7.5 क्यों। ये एक बहस पहले तो छिड़ेगी। एक दूसरी बहस भी लेकिन छिड़ेगी, और वो बहस होगी अति पिछड़ों की तरफ से, और जो दलित जातियां भी छूट गई हैं। तो आप ये एक मंडल, फुले अम्बेडकरी परिप्रेक्ष्य और बहुजन परिप्रेक्ष्य की ही बहसें होंगी। इसके बावजूद
आप क्या देखते हैं कि ये बहसें, क्योंकि आरएसएस का पेनिट्रेशन काफी जबरदस्त हो चुका है, जो छूट गई जाती है, मंडल की जागृति के भीतर आरएसएस घुसा है, मंडल ने जिन जातियों को जागृत किया है उनके भीतर, उनकी आकांक्षाओं के भीतर, तो आपको क्या लगता है कि इसका फायदा पॉलिटिकली कौन ले जाएगा? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आरएसएस का कोई मुकाबला नहीं है आज की तारीख में, और आरएसएस का मुकाबला संगठन के स्तर पर वामपंथी ही कर सकते थे, जो उत्तर प्रदेश, बिहार या और जो स्टेट्स हैं हिंदी हार्टलैंड के, वहां इतने कमजोर हैं कि कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है, खासकर हाल के अगले कुछ दशकों में। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो और पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनको इस बारे में जरूर गंभीर होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनली इन इन जो ये जो सबाल्टर्न समूह है, इनमें काम करना चाहिए। इनके बीच में जो एक विभाजनकारी और जो नफरत फैलाने वाली विचारधारा है, उसको कैसे वो काउंटर करें, कैसे उसका मुकाबला करें, ये काम होना चाहिए। एक तो ये मैं कहना चाहता हूँ। सबसे ज्यादा जरूरी दूसरी होगा बात, उनकी आकांक्षाओं को एड्रेस करना। हमें वही आ रहा हूँ। और प्लस उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उनको वाकई एड्रेस करना चाहिए। ये अशोभनीय है कि ओबीसी का एक खाता पीता सो कॉल्ड तबका, जिसको कहा जा रहा है कि वो थोड़ा सा बेहतर स्थिति में है। मैं मानता हूं कि बेहतर स्थिति में है, लेकिन कई ऐसी जातियां हैं ओबीसी में जो बेहतर मानी जाती हैं, बेहतर स्थिति वाली। उनके यहाँ भी जो लैंड है और जो प्रॉपर्टी है, एजुकेशन है, अगर उसका सही सर्वेक्षण कर लिया जाए, जो इस जनगणना में हो जाएगा, तो सारी हकीकत सामने आ जाएगी, सारी पोल खुल जाएगी। तो ये भी अच्छा हो रहा है कि ये जो आंकड़े सामने आ जाएंगे। तो जैसे उदाहरण के तौर पे बहुत सारी ऐसी जातियां ओबीसी में हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ओबीसी की क्रीमी लेयर्स बहुत समृद्ध जातियां हैं। अरे भाई, समृद्ध उसके कुछ लोग हैं, उसमें अनेक लोग हैं जिनके पास 3 बीघे, 2 बीघे, 1 बीघे जमीन है, और 3-3 भाई हैं एक ही जगह, और तीनों अशिक्षित हैं या कम पढ़े लिखे हैं। तो ये बड़े पहलू हैं। और एक तो वैसे भी पिछड़े प्रदेश हैं, यहाँ पर ऐसा काम दाम भी नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है उस तरह से जो तमिलनाडु, कर्नाटक में है, या महाराष्ट्र में इवन है, आंध्र में है, तेलंगाना में है। तो एक तो ये पहलू सामने आएगा। और तीसरा जो बिल्कुल आखिर में कहना चाहूंगा कि देखिए, जो मैं कह रहा था कि जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े वर्ग के अंदर निश्चित रूप से उसको वाजिब हिस्सा मिलना चाहिए, और इसके लिए तमिलनाडु में फार्मूला है, दूसरे और प्रदेशों में इस तरह के फार्मूले हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप तमिलनाडु के फार्मूले को हूबहू आप अडॉप्ट करें। बिहार में भी फॉर्मूला है सर, बिहार में भी फॉर्मूला है। हाँ, मैं जानता हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हूबहू आप तमिलनाडु का फार्मूला अडॉप्ट कर लीजिए, लेकिन एक ये जो जनगणना के आंकड़े जब सामने आ जाएंगे, तो एक कमीशन बैठना चाहिए। मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार को एक कमीशन बैठाना चाहिए जो ऑब्जेक्टिव ढंग से असेसमेंट करे और रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार को दे कि वो कैसे अपने एफर्मेटिव एक्शन को का दायरा और बढ़ाए। हमारे देश में दुर्भाग्य है कि एफर्मेटिव एक्शन को मतलब सिर्फ रिजर्वेशन समझ लिया गया है। मंडल कमीशन की 40 रिकमेंडेशन हैं, और उस रिकमेंडेशन में केवल 1.5 रिकमेंडेशन पूरी हुई है। मैं 1.5 कहता हूं जानबूझकर, और उन माने 38.5 जो है वो पूरी नहीं हुई है। तो मैं समझता हूं कि उन पर काम होना चाहिए, और ये जो जनगणना का आंकड़ा है, ये एक अवसर देगा बिहार सरकार को। इसलिए मेरी अपेक्षा बिहार सरकार से है कि वो राजनीति करे, राजनीतिबाजी न करे, और अच्छा एक प्रदर्शन करे अपने काम से, जो भविष्य की जनरेशंस के लिए एक नजीर बन सके।